Good morning, all of you. MKD नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे समय के बाद आपके सपनों को साकार करने के लिए या आपका सपोर्ट करने के लिए MKD नर्सिंग क्लासेज फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का या इम्पोर्टेंट MCQs का क्लास लेकर आया है। आज की जो हमारी क्लास है वो है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ANM या मैं बात करूं स्टाफ नर्स, NHM, CHO, नॉरसेट, ESI, UPPSC यानी कि जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम लगने वाले हैं या जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम लगते हैं उनके लिए असेंशियल है। बट हम आज की वीडियो में जो प्रायोरिटी दी गई है वो है CRPF के लिए, यानी कि CRPF पैरामेडिकल स्टाफ नर्स के पैटर्न को या सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए उसमें आने वाले नर्सिंग पोर्शन से जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक शानदार बेहतरीन क्लास को, और सभी लोग कोऑपरेट करिएगा। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारा क्वेश्चंस है तो सबसे पहले मैं बात करूं कुछ इसमें अपन मल्टीपल चॉइस के रूप में पढ़ेंगे, कुछ वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है या मैं बात करूं क्वेश्चन है अ डिसीज़ कॉज्ड बाई ट्रिपोनेमा पैलिडियम इज, यानी कि जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा कौन सी डिसीज़ आपकी होती है। तो वो है आपका सिफिलिस। कौन सी बीमारी को करता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम सिफिलिस कॉज करता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें सिफिलिस की, तो सिफिलिस जो है वो किस तरीके क्या होता है, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है आपका? सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कि अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से एक दूसरे में स्प्रेड होता है। क्लियर? यानी कि सिफिलिस किसकी वजह से फैलता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और ये कैसी बीमारी है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज साइनोसिस। आई होप सभी लोग जानते हैं कि साइनोसिस क्या होता है। साइनोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2 इन द साइट ऑफ या इन द पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। उसको अपन क्या बोल सकते हैं? साइनोसिस बोल सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, क्या कहा जाता है? साइनोसिस। यानी कि हमारी स्किन का कलर कैसा होने लगता है? नीला होने लगता है, या नीले कलर की जो स्किन दिखती है अपन को वो क्या कहलाएगा? हमारा साइनोसिस
कहलाता है। यानी कि किसकी वजह से ब्लूइश दिखेगा, ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइनोसिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है अपना द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज डिनोटेड एच। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह पीरियड फ्रॉम यानी कि यहाँ से या इस समय से लेकर, कौन से, कंसेप्शन से, यानी कि कंसेप्शन से लेकर के टू बर्थ, यानी कि बच्चा जब बर्थ करता है तो उसको अपन किस नाम से डिनोट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्री नेटल। क्या कहलाता है, प्री नेटल कहलाता है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एंटीनेटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटीनेटल बोल सकते हैं, एंटीपार्टम बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल दूसरे वर्डों में इसको बोल सकते हैं केयरिंग ऑफ द या केयर ऑफ द या केयर फ्रॉम द कंसेप्शन टू बर्थ। यानी कि जब से हमारा क्या हुआ है, कंसेप्शन हुआ है, ठीक है, कॉइटस हुआ है, वहाँ से लेकर के और जब तक बच्चा डिलीवर करता है उस ड्यूरेशन को या उसको अपन बोलते हैं प्रीनेटल या एंटीनेटल। क्लियर। यहीं पर अपन अगर बात करें तो नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे बात करूं तो 3 वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक एंटीनेटल, दूसरा इंट्रानेटल, तीसरा आपने पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल प्रीनेटल एक ही सेम कंडीशन है, कौन सा, पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। यानी कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, प्रीनेटल कहलाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, केयर ऑफ या केयर ड्यूरिंग डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के समय जो केयर दी जाती है वो क्या कहलाती है आपकी, इंट्रानेटल कहलाती है। क्या कहलाती है, इंट्रानेटल। ठीक है। यानी कि कंसेप्शन से लेकर के और आपका कहाँ तक जा रहा है, बर्थ तक, वो क्या कहलाता है आपका प्रीनेटल। अब बर्थ के दौरान यानी कि लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो प्रोसेस हो रही है उसको अपन क्या कहलाएंगे, या जो केयर आप दे रहे हो वो कौन सा पीरियड कहलाएगा आपका, इंट्रानेटल। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट किसके बारे में बात की थी अपन ने, पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल क्या है, आफ्टर बर्थ टू 6 वीक, 6 to 8 वीक जो केयर दी जाती है उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल बोलते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट प्रीनेटल, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल या एंटीनेटल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन, इंट्रानेटल ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ टू 6 to 8 वीक। जो हम टाइम पीरियड पर केयर देते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, या उस ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे अपन, पोस्टनेटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, द फेज ऑफ रेस्पिरेशन इन विच, यानी कि वह कौन सा फेज है जिसमें गैस मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर भी जाती है और अंदर से बाहर भी आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वेंटिलेशन। यानी कि एन एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ आपके लिए, तो एग्जाम्पल में बात रहेगी, सॉरी, यहाँ पर अब अगर मैं बात कर दूँ तो वेंटिलेशन, जैसे कि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में भी अपन यही बोलते हैं ना कि
रूम का वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि अपन बात कर रहे थे कि लंग्स में हवा का जाना या गैसेस का जाना और लंग्स से गैसेस का आउट होना क्या कहलाता है, आपका वेंटिलेशन कहलाता है। क्लियर। जैसे कि अपन नॉर्मल वे में कहते हैं रूम का वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं है, तो यानी कि उसमें गैसेस का क्या होना, आदान प्रदान होना, वो आपका क्या कहलाएगा, वेंटिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट दैट इनडायरेक्टली मेजर्स एंटीरियर एट्रियल या आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन। यानी कि वह कौन सा इक्विपमेंट है या वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली आर्टरी या ऑक्सीजन सैचुरेशन कर सकते हैं। आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन कर सकते हैं तो सब लोग जानते हैं किससे कर सकते हैं अपन, पल्स ऑक्सीमीट्री से, या पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बिना किसी इंसिजन के, बिना किसी इन्वेंशन के या बिना किसी पंचिंग के क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट आपका द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाई। यानी कि इन्फेक्शन फैलने की जो चेन है उसको हम किसके द्वारा ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो वो आप सभी लोग जानते हो, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि बार बार हाथ वॉश करेंगे तो कोई भी कंटामिनेटेड थिंग्स हमारे को क्या नहीं होगी, टच आउट नहीं होगी, या टच आउट होने के बाद वो हमारे यहाँ स्टे नहीं कर पाएगी, स्टे नहीं करेगी तो उसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रीडिंग चेन है या जो ब्रीडिंग कॉलोनाइजेशन करने का जो उसका प्रोसेस है उसको हम क्या कर देंगे, अल्टर्ड कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना या संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अ पेशेंट हु इज रिसीविंग इंट्रावीनियस फ्लूइड। यानी कि एक पेशेंट क्या कर रहा है, आपका इंट्रावीनस फ्लूइड ले रहा है। क्या ले रहा है, इंट्रावीनस फ्लूइड ले रहा है, और उस इंट्रावीनस फ्लूइड को a patient who is receiving intravenous fluid develop tenderness, warmthness, erythema and pain at the infusion site. Which of the following conditions will you expect? यानी कि इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में कि एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, आईवी फ्लूइड ले रहा है, यानी कि क्या इंट्रावीनियसली फ्लूइड ले रहा है, डेवलप टेंडरनेस, जिसकी वजह से उसके क्या डेवलप हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, वार्मथ हो रहा है, अर्दमा हो रहा है, पेन हो रहा है, कहाँ पर, इन्फ्यूजन साइट पर। तो यह कौन सी कंडीशन आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो और उस आईवी फ्लूइड की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, टेंडरनेस दिख रही है, वार्मथनेस दिख रही है, अरिदमा दिख रहा है, पेन है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सेप्सिस बोलोगे, इनफिल्ट्रेशन बोलोगे, फ्लेवाइटिस बोलोगे,
या फ्लूइड ओवरलोड बोलोगे। तो बात करें अपन यहाँ किसकी, सेप्सिस की, है ना। सेप्सिस की अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ तो सेप्सिस आपका क्या कहलाता है, इन्फेक्शन सेप्सिस क्या कहलाएगा आपका, सेप्सिस क्या कहलाता है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन में के साथ साथ क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए और वहाँ पर क्या पड़ जाए, पस पड़ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेप्सिस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मीन्स होता है यानी कि हम जो फ्लूइड दे रहे हैं वो क्या होने लग जाए, धीरे धीरे वेन से डिजॉल्व हो करके बॉडी के और पार्ट्सों में जाने लग जाए, तो वो इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। तो ये भी नहीं है। फ्लेवाइटिस, फ्लेवाइटिस का मीन्स होता है आपका कि हम जो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, तो यहाँ पर वही हो रहा है, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं और साइड पर क्या हो रहा है, अरिथमा हो रहा है, पेन हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्लियर, क्या रहेगा आंसर यहाँ पर, सी रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है और वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होने को अपन क्या कह सकते हैं, फ्लेवाइटिस बोल सकते हैं। फ्लूइड ओवरलोड का मतलब क्या होगा, जिस जगह पर आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो उस जगह पर आपको ओवार दिखना, एडिमा दिखना, वो आपका फ्लूइड ओवरलोड का साइन दिखेगा। क्लियर, या अपन पेशेंट में फ्लूइड ओवर कह सकते हैं कि अपन के फ्लूइड देने की वजह से पेशेंट को क्या होने लग जाए, एडिमा होने लग जाए, तो वो फ्लूइड ओवर की कंडीशन में आता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया सी। कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि हार्ट की कौन सी स्ट्रक्चर है जो किसके नाम से जानी जाती है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे नोड है आपका, ऐसे नोड को बोलते हैं, एबी नोड को बोलते हैं, सेप्टम को बोलते हैं, या बंडल ऑफ हिच को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपन थोड़ा सा हार्ट के बारे में डील करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो ऐसे नोड या साइनस नोड ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ कॉर्नर या मैं बात करूँ बॉर्डर ऑफ द, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका ऐसे नोड, यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा मिलती है ना। ये क्या है आपका एबी नोड है, ये और ये सब क्या है आपका बंडल ऑफ एच। फिर ये प्रकुंजर फाइबर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के सुपीरियर, जहाँ सुपीरियर वेना केवा मिलती है उस एरिया को अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे नोड। क्लियर, और ये जहाँ पर एट्रियल बॉल्व होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, एबी नोड। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, अपना क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो वो आपका आंसर होगा क्या, ऐसे नोड। ऐसे नोड को अपन क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स
हेल्प्स फॉर टिश्यू रिपेयर, यानी कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है। तो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, इनमें से टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट, यानी कि दर्द के निवारण के लिए सबसे पहले या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में जाने वाली या दी जाने वाली मेडिसिन कौन सी है आपकी। एसिटामिनोफेन, क्लोनिडिन, मॉर्फिन, कीटामेफिन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लाइन पेन किलर के लिए या पेन के मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है आपका एसिटामिनोफेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। बात करें क्लोनिडाइन, तो क्लोनिडाइन जो मेडिसिन है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। मॉर्फिन भी आपको पता होगा एक पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है। केटामाइन भी क्या है, एक पेन किलर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है एसिटामिनोफेन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड बी टेकन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। अगर इसमें से कौन सा जो मिनरल्स है वो बच्चा लेता है तो रिकेट से सफ़र ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड नॉट बी टेकन, यहाँ करना आप लोग नॉट बी टेकन बाय अ चाइल्ड। अगर कोई बच्चा इनमें से कौन सा मिनरल नहीं लेता है तो वो किससे सफ़र करेगा, रिकेट से। तो यहाँ पर वो अगर कैल्शियम नहीं लेगा तो वो किससे सफ़र करेगा, रिकेट से सफ़र करेगा। क्लियर, यानी कि कैल्शियम क्या है, बोन्स को या स्पाइन को मैं बात करूँ मजबूत बनाता है। तो इस वजह से वो अगर कैल्शियम नहीं लेगा तो वो किससे सफ़र करेगा, रिकेट से सफ़र करेगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर किसी भी पर्सन को में इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन है या ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसका सबसे पहला साइन क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डायफोरेसिस की। डायफोरेसिस का मतलब होता है स्वेटिंग। तो स्वेटिंग तो एक सडनली आ नहीं सकती आपको, या स्वेटिंग जो हो रही है उसको अपन क्या नहीं बोल सकते हैं, इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन नहीं बोल सकते हैं। यानी कि पर्सन को स्वेटिंग तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। तो ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। साइनोसिस अपन ने भी थोड़ी देर पढ़ा था, क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन,
यानी कि क्या हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब हमारा शरीर लीला पड़ने लगता है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। तो ये भी अर्लीस्ट साइन नहीं है। हाँ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेट साइन बोल सकते हैं। किसका, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन का। नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में, हाइपोटेंशन के बारे में। तो हाइपोटेंशन कब होगी, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, कम होगा, तब जा उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है वो सी है कि जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है या हम पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो हमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ मोन्टेक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर, यानी कि हम जो मोन्टेक टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट हमें कितने देर में देखने को मिलता है, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स। तो इसका अपन को एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है 42 आवर्स में। और मोन्टेक टेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, टीबी के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि टीबी की जांच करने के लिए अपन इस टेस्ट को करते हैं और इसका रिजल्ट 48 घंटे बाद अपन को सीन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज, यानी कि अगर हम एक बच्चे में क्या दे रहे हैं, डीपीटी दे रहे हैं, तो हम कौन सी साइट पर लगाते हैं, ग्लूटियल, डेल्टोल, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई और फोरआर्म। तो ग्लूटियल तो आपका कौन सा होता है, बटक रीजन होता है, ठीक है। कौन सा रीजन होता है, बटक्स वाला रीजन होता है। तो बटक्स वाले रीजन पर अपन क्या नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। डेल्टोड आपका कौन सा कहलाता है, शोल्डर वाला पोर्शन कहलाता है, तो वहाँ पर आपका डीपीटी नहीं लगता है, बीसीजी वगैरह लगता है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर अपन क्या करते हैं, डीपीटी एडमिनिस्टर करते हैं। अब क्लियर, तो इसका अपना आंसर क्या हो गया, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। बच्चे की जो थाई होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, डीपीटी को एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट एक और शानदार क्वेश्चन आपके लिए। एट द विलेज लेवल स्पुटम फॉर AFV एसिड फर्स्ट बेसिलस इज कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाय, यानी कि एक गांव में हमें क्या करना है, स्पुटम लेना है, किसके लिए, एसिड फर्स्ट बेसिलाई को चेक करने के लिए। तो किसके द्वारा लिया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, विलेज हेल्थ गार्ड के द्वारा, हेल्थ वर्कर मेल के द्वारा, हेल्थ वर्कर फीमेल के द्वारा। देखिए वैसे तो इसमें से चारों लोग ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला पर्सन है वो है आंगनवाड़ी वर्कर। यानी कि FBA स्पुटम कलेक्शन को कलेक्ट करने में आंगनवाड़ी वर्कर, और आंगनवाड़ी वर्कर में भी कौन आता है, आशा आपकी आती हैं, और वो क्या करती हैं, इसमें अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग, यानी कि मम्स में मैक्सिमम इन्फेक्शन फैलने का जो कारण है, या मैं बात करूं किस टाइम पर सबसे ज़्यादा मम्स अगर किसी को हो रखा है तो वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए प्रोबेबल होता है, यानी कि वो किसी को दे सकता है, या सबसे ज़्यादा मम्स किस ड्यूरेशन में फैलता है, किस पीरियड में फैलता है। तो पहला आपका है इंक्यूबेशन पीरियड में, ऑनसेट स्वेलिंग अकर, आफ्टर स्वेलिंग अकर, प्रीमोडल पीरियड में। तो अपन बात करें यहाँ पर ऑनसेट स्वेलिंग अकर, यानी कि जब स्वेलिंग आ जाती है तब उसकी इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है,
किया भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करेगा। आफ्टर स्वेलिंग, यानी कि जब स्वेलिंग आ चुकी होती है या स्वेलिंग आने के बाद ख़त्म हो गई, फिर उसके द्वारा फैलने की संभावना बढ़ी रहती है। प्रोडर्मल, यानी कि सिम्टम्स अकर होने से पहले ही उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसमें फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फॉरेन पार्टिकल्स का बॉडी में एंटर करना और साइन और सिम्टम्स को शो करने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो मम्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का जो पीरियड है वो कौन सा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं स्किन कैंसर के बारे में कि कौन सी मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। तो इसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, कापोसी कार्सिनोमा। वैसे देखा जाए तो ये सब क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होता है। मेलेनोमा है वो क्या है, मोस्ट एग्रेसिव, यानी कि बोल सकते हैं डेंजर, मोस्ट डेंजरस आपका मेलेनोमा है। और उसके बाद जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, कापोसी कार्सिनोमा, ये क्या है, सीन होते हैं पर कम देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर है वो है आपका बेसल सेल कार्सिनोमा। और खतरनाक की बात करें तो आपका मेलेनोमा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस, यानी कि अगर किसी भी बंदे को क्या हो जाए, एनाफाइलैक्सिस, यानी किसी भी केमिकल की वजह से सीवियर रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स दिखते हैं। आपको रैशेस एंड हिप्स होंगे, वॉमिटिंग एंड नोजिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो यानी कि अगर किसी भी पर्सन को क्या हो जाती है, एलर्जी को ही क्या कहते हैं, सीवियर एलर्जी को ही क्या बोला जाता है, रिएक्शन को एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो पेशेंट में सबसे पहले रेसेस आते हैं, फिर हिप्स होती हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आज की क्लास में अपन ने देखा CRF पैरामेडिकल स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। आगे इसी तरीके क्वेश्चंस को डील करने के लिए या ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चंस या CRPF की क्लासें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल MKD नर्सिंग क्लासेस से। एंड इसी के साथ साथ आप हमारे MKD नर्सिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम क्या है, क्विज या MCQs करवाते हैं। तो वहाँ पर भी आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी होगी, कंटेंट आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी कैंडिडेट CRPF पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाने में आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू